अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2023 यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 16। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पहले मैंने बहुत सारे पार्ट्स जो तो बना चुका हूँ, आप लोग जो तो उसको जाकर देख लीजिए, आप लोग को जो तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। और इसके लास्ट ईयर जो क्वेश्चन हुए थे या जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, वो जो प्लेलिस्ट थी उसके जो वीडियोस थे, तो वो वीडियोस कैंडिडेट को जो तो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। गाइस, मैं जो आप लोग को समझाना चाहता हूँ वो ये बात है कि पेडागोजी की एक टर्म्स होती है, एक कंडीशन होती है। अगर आपने उस कंडीशन को समझ लिया तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने जो तो पेडागोजी को हल कर लिया। और एक पेडागोजी दूसरे सब्जेक्ट में भी हम लोग को हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट तक ही जो तो वो महदूद रहती है। तो आप पेडागोजी को सॉल्व कीजिए, याद मत कीजिए, उसको समझिए कि क्या कंडीशन जो तो कही गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो 12-15 जो वीडियोस की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसमें सारी के सारी चीज़ों के ऊपर इसी बात पर जो तो मैंने ज़ोर देने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग जो तो उसको ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है तो उसका लिंक जो है तो डाल दूँगा, आप लोग जो है तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। वेलकम है गाइज आप लोग का सबसे पहले तो मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइज, जो भी इस मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी और बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक व्यू और आपका एक लाइक और आपका एक शेयर, ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ लिंक को आगे आप लोग शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख कर मुझे सवाल पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ मुझे आगे और कौन से मौजू पर वीडियो बनाने चाहिए जिससे आप लोग सीटेट क्लियर कर सको, तो आप लोग वो कमेंट भी जो तो मुझे कर सकते हो। इंशाल्लाह अगला वीडियो मेरा जो तो उसी मौजू पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 16। देख लीजिए पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि बचपन कब तक होता है। यानी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो बचपन का जो दौर होता है, ठीक, ये देखिए मैं सवाल को यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। हाँ, बचपन का जो दौर होता है वो बचपन का दौर कब तक होता है। ठीक, 1 मिनट रुक जाएंगे ज़रा सा, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन को हटाना रहेगा। हाँ, अब देख लीजिए आप लोग, ये है रहा हमारा सवाल, बचपन का दौर कब तक होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। मतलब कि जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट ने जो है तो बचपन के दौर को जो है तो कब तक जो है तो कहा है। पहला ऑप्शन है 15 साल तक, दूसरा ऑप्शन है 13 साल तक, तीसरा है 12 साल तक और चौथा है 5 साल तक। तो गाइज, इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है बचपन का जो दौर होता है वो 12 साल तक होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। यानी वो जो बचपन के या इंसान के जो ज़िंदगी के जो दौर है, तो वो दौर को जो तो सेग्रीगेट किया गया है। आप लोग जो तो साइकोलॉजी में उसको जो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमारा जो जवाब सही होता है वो जवाब सही होता है हमारा सी। क्या जवाब है? 12 साल तक। ठीक, ये जो तो हमारा जवाब है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का, देख लीजिए, बहुत अच्छा है कि सवाल क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, सवाल को अंडरलाइन किया हो। सवाल नंबर 2, सबक की तमहीद करने का तरीका। अब सबक की तमहीद, सबसे पहले तो तमहीद बता देता हूँ आप लोग को क्या है। हरबाट की जो पंचपदी है, हरबाट की पंचपदी से मुराद हरबाट ने जो सबक का जो मंसूबा है, सबक के मंसूबा जिसे हम लोग जो तो लेसन प्लान कहते हैं, तो लेसन प्लान के अंदर जो उसके जो मराहिल है, तो वो मराहिल उसके कितने हैं? उसके मराहिल 5 है। कितने मराहिल है उसके? 5 है। ठीक, 5 मराहिल है। और उस 5 मराहिल में से सबसे पहला जो मरहला है वो है तमहीद का मरहला, जिसे हम लोग जो तो इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, मराठी में उसे प्रस्तावना कहते हैं,
हिंदी में भी प्रस्तावना कहते हैं और उर्दू में उसे तमहीद कहते हैं। तो तमहीद का जो तरीका है वो किसके ज़रिए से किया जाता है, ठीक। अब तमहीद क्या होती है उसी पर भी जो तो थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। तमहीद ऐसा होता है कि जो उन्वान सबक होता है, हमारा जो उन्वान होता है वो उन्वान को बच्चों से हम लोग को निकलवाना होता है, और ये जो तरीका होता है या वो जो तरीका होता है वो तरीके को हम लोगों को सवालात की शक्ल में जो तो निकलवाना होता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं ये कहूँ, एक तमहीद अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो लेसन है या मेरा जो प्लान उन्वान है वो है भारत, हिंदुस्तान। अब मेरे तमहीद के सवालात कैसे बनेंगे, मैं आपको कहूँगा कि बच्चों सबसे पहले आपके गांव का नाम बताइए, तो बच्चे गांव का नाम बताएंगे। मैं कहूँगा बच्चों आपकी रियासत का नाम क्या है, तो बच्चे रियासत का नाम बताएंगे। महाराष्ट्र रियासत, गांव का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, रियासत का नाम महाराष्ट्र रियासत। उसके बाद बच्चों आपके यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपके मुल्क का नाम बताइए, तो बच्चे बोलेंगे सर हमारे मुल्क का नाम भारत है, हिंदुस्तान है। तो फिर हम लोग टीचर कहेंगे कि हाँ आज हम लोग जो है तो हिंदुस्तान का दस्तूर या हिंदुस्तान का आयन, ये सबक का जो तो मुतालिया करेंगे। तो भाई ये जो स्किल थी तमहीद की स्किल, ये तमहीद की स्किल किससे निकाली गई, तमहीद की स्किल जो तो सवालात के ज़रिए से निकाली गई, ठीक। लेक्चर के ज़रिए से भी नहीं, बयान के ज़रिए से भी नहीं, मुजाहरे के ज़रिए से भी नहीं। तमहीद की स्किल जो निकाली गई वो किसके ज़रिए से निकाली गई, सवालात के ज़रिए से। तो यहाँ पर हमारा यही जो तो जवाब सही होता है, सवालात के ज़रिए से। ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं, 3 भी नहीं और 4 भी नहीं। गाइज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखो। इंशाल्लाह हर सवाल पर आपको कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर मिलेंगी। आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा सवाल ये कहता है कि किस उम्र में बच्चा माहौल से मुतासिर होता है, यानी हमारा जो माहौल है तो किस उम्र में बच्चा जो है तो मुतासिर होना शुरू होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये देख लीजिए। पहला है इब्तिदाई बचपन में। इब्तिदाई बचपन का मतलब होता है बच्चे का जब बचपन का इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है, तो उस दौर में तो बच्चा अपने आस पड़ोस वालों को ही पहचानता नहीं है। तो भाई ये जवाब तो गलत हो गया। बलोगत का दौर भी नहीं हो सकता। शबाब का दौर यानी कि उन्फान शबाब यानी कि जवानी का दौर, ये भी नहीं। इसका सही जवाब है बचपन का दौर, यानी बच्चा जो है तो बचपन के दौर में जो है तो वो क्या करता है, अपने माहौल को वो समझने लगता है, उससे मुतासिर होने लगता है। मुतासिर का मतलब होता है वो उससे इफ़ेक्टेड हो रहा है, उससे मुतासिर होता है कि हमारे समाज में जो तो क्या क्या चीज़ें, माहौल में क्या क्या चीज़ें। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, देखिए एक मिसाली मुदर्रिस किस चीज़ पर तवज्जो मरकूज करता है। एक यूँ कह लीजिए आइडियल टीचर जो होता है, ठीक। तो आइडियल टीचर अपनी किन बातों के ऊपर जो तो अपनी तवज्जो को मरकूज करता है, ठीक, कंसंट्रेशन करता है। तो पहला देख लीजिए आप लोग, पहले में अगर हम लोग देखें तो मजमून पर, भाई इस पर तो करेंगे। उसके बाद तालिब इल्म के बर्ताव पर, तालिब इल्म के बर्ताव मतलब कि तलबा किस तरीके का बर्ताव करता है, तालिब इल्म किस तरीके से जो तो बिहेव करता है, किस तरीके से वो पेश आता है, किस तरीके से वो बात करता है, किस तरीके से वो जो है तो लब व लहजा कैसा है, ये सारी चीज़ों का जो तो मुतालिया करता है। तो भाई ये भी एक टीचर में जो तो होनी चाहिए। उसके बाद में तदरीस के तरीके, ये भी होने चाहिए। तदरीस के तरीके मतलब कि टीचिंग, जब आप लोग तदरीस कर रहे हो, जब आप लोग टीचिंग कर रहे हो तो बच्चे को किस तरीके से आसान करके समझाया जा सके, इसके ऊपर वो जो तो नए नए तरीक़ों को जो तो इस्तेमाल करे, तो ये भी उसके ऊपर होना चाहिए। और आखिरी का जो दिया गया है मंदरजा बाला तमाम ही पर, तो भाई ऊपर का एक भी है, बी भी है, सी भी है। तो यहाँ पर आप लोग का जवाब नंबर डी जो है तो सही हो गया कि एक मिसाली मौलिम मजमून पर भी जो तो तवज्जो मरकूज़ करता है, तालिब इल्म के बर्ताव पर भी तवज्जो मरकूज़ करता है और तदरीस के तरीके पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ करता है। तो यहाँ पर हम लोगों का जवाब नंबर डी जो है तो यह हमारा यहाँ पर सही हो गया। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, दो जुज़वी नज़रिया किसका है। साइकोलॉजी के अंदर जो है तो दो जुज़वी जो नज़रिया है वो किसने पेश किया है,
ये बात जो है तो कही गई है। तो इसका जवाब तो एग्जैक्ट रहेगा, और इसका जवाब एग्जैक्ट क्या रहेगा? इसका जवाब है स्पेयरमैन। ठीक, इसका जवाब स्पेयरमैन है। विनय भी नहीं है, साइमन भी नहीं है, ठीक, और टर्मन भी नहीं है। सही जवाब है हम लोगों का स्पेयरमैन। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आप लोग का छठा सवाल, इब्तदाई तालीम होनी चाहिए। अब इब्तदाई तालीम होनी चाहिए, इब्तदाई तालीम यानी कि शुरुआत की जो तालीम है वो किस में होनी चाहिए? रियासती ज़बान में? बिल्कुल भी नहीं। मादरी ज़बान में? हाँ ठीक है। तीसरा, अंग्रेज़ी ज़बान में? बिल्कुल भी नहीं। और हिंदी ज़बान में? बिल्कुल भी नहीं। यानी यहाँ पर मादरी ज़बान में जो है तो इब्तदाई तालीम होनी चाहिए। मादरी ज़बान में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बच्चा बचपन से ही अपनी माँ की ज़बान को आसानी से सीखता है। अपनी माँ कैसे बोलती है, बाप कैसे बोलता है, घर का माहौल कैसा है। अब मादरी ज़बान से मुराद ये नहीं कि माँ की ज़बान, मादरी ज़बान से मुराद ये होता है कि उसके घर में कौन सी ज़बान बोली जाती है, वो कौन सी ज़बान में बात करता है, कौन सी ज़बान को समझता है, ये मादरी ज़बान होती है। ठीक, तो इब्तदाई तालीम जो होनी चाहिए वो इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। अब ज़बान को, एक मिनट, हाँ ये रहा सवाल, ज़बान को उजागर करने का असल मकसद क्या होना चाहिए? सवाल देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन किया हो। हाँ, ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। अब असल मकसद क्या होना चाहिए? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1, गलतियों का अंदाज़ा करना सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। हाँ भाई, ये ऑप्शन तो बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, इसको रखकर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, तलबा की गलतियों का पता लगाने के लिए। तो भाई ज़बान सिखाने का मकसद जो तो तलबा की गलतियों का पता लगाना कभी भी नहीं है। इससे तो बच्चा जो तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन को तो आप काट ही दीजिए। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3, तलबा की कारकिर्दगी बेहतर बनाने का फ़ैसला करने के लिए। तो ज़बान को सिर्फ इसलिए सिखाया जाए कि तलबा की कारकिर्दगी को बेहतर किया जाए, तो ये भी ज़बान को सीखने का कहीं पर भी मकसद नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है, तलबा की कामयाबियों की जांच करने के लिए। ज़बान सिखाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ तलबा की कामयाबियों की जांच की जाए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये सही होता है। क्या है सही? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है कि गलतियों का अंदाज़ा करना सिखाने की कमी को पूरा करना। यानी बच्चे कहाँ पर गलती कर रहे हैं और उस गलती को सीखकर आगे उस गलती को जो तो वो दुरुस्त करे। एक तरीके से साइकोलॉजी में अगर हम लोग कहा जाए तो सही व ख़ता का नज़रिया होता है। सही व ख़ता का नज़रिया क्या होता है कि गलतियाँ करते हुए सीखना। गलतियाँ करते हुए सीखना यानी कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर जो तो बच्चे को टोका जाए कि अब आइंदा ये गलती ना किया जाए। यही जवाब जो तो यहाँ पर सही होता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर 8 देखिए, इब्तदाई सतह की तालीम में नज़्म और कहानी को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? ठीक, अब इब्तदाई सतह की जो तालीम होती है तो उसमें जो नज़में और असबाक होते हैं, कहानियाँ और सबक जो होते हैं या नज़में जो होती है, तो आप उसको किस हद तक जो है तो अहम मानते हैं, ज़रूरी मानते हैं। ठीक, देख लेते हैं पहला ऑप्शन है, नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की हो। यानी नज़्म और जो कहानी हो तो उसके जो राइटर है या उसके जो पोएट है या यूँ कह ली जाए उसके जो मुसन्निफ़ या उसके जो शायर है तो वो कोई मशहूर मुसन्निफ़ हो। तो ये तो नहीं होनी चाहिए भाई, सिर्फ मशहूर होने की वजह से कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, नज़्म और सबक मुफीद होने चाहिए। हाँ, ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए और भी अच्छा है, नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होने चाहिए। यानी जो भी नज़्म हो और जो भी कहानियाँ हो तो उसमें ज़ख़ीरा अल्फाज, जिसे इंग्लिश में हम लोग जो तो वोकैबलरी कहते हैं या मराठी में उसे जो तो हम लोग शब्द भंडार कहते हैं, तो शब्द भंडार से वो पूर्ण होनी चाहिए। ये अहम है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4, मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता, ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता था, ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता था, ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 से हमारे पास में कहीं ज़्यादा बेस्ट और कहीं ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन ऑप्शन जो है तो ऑप्शन नंबर 3 है।
और यही आज का हमारा जो तो जवाब होता है। अब आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 भी सही, आप इसको भी बता रहे हो। तो गाइज आप लोग को मैं जो तो एक बात ये बता दूं पेडागोजी में कि कभी कभी ऑप्शन के चारों ही सवाल के ऑप्शन चारों ही सही होते हैं, लेकिन उसमें से हम लोग को उस ऑप्शन को जो तो सिलेक्ट करना होता है जो सबसे बेस्ट हो, और यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है तो ऑप्शन नंबर 3 है। हाँ, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाते थे। अगर ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाते थे। ठीक, यानी हम लोग अगर ये कह लें तो इसको हम लोग जो तो चढ़ती और उतरती तरतीब में जो तो लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो तो सही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, ज़बान इब्तदाई शक्ल में थी। अब ज़बान जो तो इब्तदाई शक्ल में थी, पहले जो तो इब्तदाई शक्ल में जो तो कैसी थी। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है मुँह ज़बानी ज़बान, इशारियती ज़बान, कवायदी ज़बान और तहरीरी ज़बान। तो गाइज़ आप लोग को जो तो बता दूँ कि ज़बान जो तो इब्तदाई शक्ल में जो तो कैसे थी। सबसे पहले अगर आप लोग देख ले कवायद में, तो हम लोग जब पैदा हुए तो डायरेक्ट कवायद बोलना, या जब इंसानी ज़िंदगी का इर्तिका हो रहा था तो तब ग्रामर थोड़ी ना सीखे थे, तो तब जो है तो कवायदी ज़बान कवायदी शक्ल में नहीं थी। तहरीर में भी नहीं थी। ठीक, मुँह ज़बानी मतलब कि बोलकर, जिसे हम लोग ओरली कहते हैं, तो ओरली भी नहीं थी। अब यहाँ पर बचता है इशारियाती ज़बान। इशाराती का मतलब होता है इशारे के ज़रिए से, यानी सबसे पहले जो ज़बान बोली गई, सबसे पहले जो ज़बान सीखी गई, तो वो कौन सी थी? वो ज़बान थी इशाराती ज़बान, यानी इशारों के ज़रिए से। नॉर्मली अगर मैं आप लोग को ये बात कह लूँ कि अगर कोई गूंगा है तो वो गूंगा अपनी बात को इशारों के ज़रिए से समझाता है, और ज़बान इंसान के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल सलीम अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बोलने का हुनर अता फरमाया है, लेकिन ज़बान का स्टार्टिंग में ज़बान का इस्तेमाल इंसान ने डायरेक्टली नहीं किया, बल्कि उसने पहले अपने ख़यालात को जो है तो इशारों के ज़रिए से जो तो एक्सप्लेन किया, इजहार किया, और उसी को जो तो यहाँ पर कहा गया है कि ज़बान जो तो इब्तदाई शक्ल में कैसी थी? इशाराती थी, इशारों के ज़रिए से जो तो की गई थी। आइए आखिरी सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आखिरी सवाल क्या है हमारा? आखिरी सवाल देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, आखिरी सवाल देख लीजिए। ज़बान की मुसलसिल वो, हाँ, अब यहाँ पर ये जो वाह हो गया है ना, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर ये जो वाह हो गया ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ लीजिए। ज़बान की मुसलसिल वो जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। अब ज़बान की जो मुसलसिल जामे तशख़ीस के लिए जो तो शुरू किया जाना चाहिए। अब क्या शुरू किया जाना चाहिए? आइए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। भाई ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। आगे देख लेते हैं। दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज, हाँ ये भी सही है। तीसरा है प्रोजेक्ट का अमल, नहीं ये तो नहीं होगा। और सही तलफ़ुज़, तो ज़बान की तशख़ीस सिर्फ सही तलफ़ुज़ के लिए की जाए, ये भी नहीं है। यहाँ पर दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज, ये भी कुछ हद तक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है। ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। अब ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करने से मुराद मतलब कि अलग अलग कंडीशन में ज़बान का इस्तेमाल करना, यही हमारी ज़बान की तशख़ीस का जो तो एक बेहतरीन ज़रिया या बेहतरीन वसीला जो तो हो सकता है। गाइज़ यहाँ पर मैंने सवालों के जवाब की एक लिस्ट बताया हो, आप लोग जो तो देख सकते हो। जो लोग वीडियो को देखे हैं, पूरा देखे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बड़ी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।